मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन बच्चों। तो इससे पहले लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था गति का प्रथम नियम। अब हम पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम। जो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे उसमें से दूसरा नियम है जो पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये आसान है। देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। किसी वस्तु में के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। इसका मतलब देखेंगे स्टेप बाय स्टेप करके बच्चों। देखो किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। अब बात यह आती है कि संवेग क्या होता है। तो संवेग जो है, पहले तो इसकी देखो कि किस तरह से लिखते हैं इसको। संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब जो संवेग है उसको हम कैसे समझ सकते हैं कि संवेग कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा। देखो मान लो हमने कोई भी व्यक्ति है ये, और इसको कोई साइकिल इससे आगे बाई चांस टकरा जाती है, जिस साइकिल की जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो नेचुरल बात है थोड़ी सी कम चोट लगेगी। इसके बाद अगर कोई कार आती है इतनी स्पीड से, हम देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी है, जो वेग है वो इसमें समान है। अगर वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब कि साइकिल के जितना ही है, तो उसको नेचुरल है ज़्यादा चोट लगेगी। इसके बाद अगर ट्रक आ रहा है, ट्रक का भी वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान होने की चांसेस है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो संवेग है वो किस पर निर्भर किया, द्रव्यमान के ऊपर निर्भर किया, क्योंकि वेग तो इसमें सभी का बराबर था ना। वेग तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन जो द्रव्यमान है, हमें पता है इन तीनों चीज़ों का द्रव्यमान यानी कि भार सबका अलग अलग होता है, तो नुकसान होने की चांसेस ज़्यादा होंगे, यानी कि संवेग ज़्यादा होगा जब हमारा द्रव्यमान अधिक होगा। और जब हम बात करते हैं, अब हम वेग के बारे में देखते हैं। देखो अगर कोई व्यक्ति खड़ा है मान लो, और उसके ऊपर कोई भी बाई चांस, जैसे कि बच्चा कोई बैठा है दूसरे बच्चे को चौक मार देता है, तो चौक अगर मार देता है किसी बच्चे के ऊपर तो चोट कम लगेगी। लेकिन अगर उतने ही द्रव्यमान की, जितना द्रव्यमान चौक का है मान लो, उतने ही द्रव्यमान की अगर गोली कोई लगती है, लेकिन गोली का उससे बहुत ज़्यादा चोट की संभावना होगी, मृत्यु भी हो सकती है व्यक्ति की। वो क्यों होती है बच्चों? क्योंकि उस गोली का वेग ज़्यादा है। द्रव्यमान तो चौक का भी उतना ही था, अगर कोई बच्चा मार रहा है, और अगर गोली लगती है तो उस गोली का भी द्रव्यमान हमने उतना ही ले रखा है, लेकिन उस केस में ज़्यादा चोट क्यों लगेगी, ज़्यादा नुकसान क्यों होगा? क्योंकि उसका वेग ज़्यादा होगा। यानी कि जो संवेग है वो दोनों चीज़ों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान के ऊपर भी और वेग के ऊपर भी। द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो भी संवेग ज़्यादा होगा, और अगर वेग ज़्यादा होगा तो भी संवेग ज़्यादा होगा। इन दोनों के गुणनफल के बराबर हमारा संवेग होता है। इंग्लिश में इसको मोमेंटम बोलते हैं। इसको हम स्मॉल p से लिखते हैं, और द्रव्यमान को हम लिखते हैं m से, और जो वेग है उसको हमें पता है हम वेलोसिटी यानी कि v से लिखते हैं। अब बच्चों अब हम डेफिनेशन को आगे एक्सप्लेन करते हैं। अभी तो सिर्फ हमने संवेग के बारे में पढ़ा। अब आगे क्या है कि संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि हमें संवेग में परिवर्तन देखना पड़ेगा कि कितना परिवर्तन हुआ है। इसके लिए देखो मान लो ये कोई बॉल है और इसका जो द्रव्यमान है वो m, इसको थोड़ा सा हमने मूव करवाया, थोड़ी सी इसकी मतलब कि इसको थोड़ी सी इसको धक्का दे दिया, तो उसमें क्या हुआ कि इसका जो वेग है उसमें कुछ परिवर्तन आ गया। पहले इसका जो वेग था वो u था, बाद में जो इसका वेग कितना हो गया v है। ठीक है, यानी कि वैसे जनरली हम प्रारंभिक वेग को हम u से लिखते हैं, जो अंतिम वेग है उसको हम v से लिखते हैं। तो अब इस द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन नहीं आया क्योंकि बॉल तो वही थी, लेकिन सिर्फ वेग में परिवर्तन आया है। तो जो वेग था, संवेग था हमारा, पहले वाला जो संवेग था, यानी जब उसका प्रारंभिक वेग u था, तो हमें पता है जो संवेग की जो परिभाषा है वो क्या होता है, द्रव्यमान और उसका वेग के गुणनफल के बराबर होती है। तो जो द्रव्यमान है वो इसका m है, और जो प्रारंभिक वेग है u है। यानी कि जो पहले वाला संवेग था, यानी कि इसको f जब तक धक्का नहीं दिया था, उससे पहले का जो संवेग था वो था हमारा p1, और जब हमने इसको धक्का दे दिया उसके बाद वाला जो संवेग हुआ बच्चों वो कितना हुआ हमारा m गुणा v के क्रम। तो अभी तक हमारे साथ क्या हुआ है कि संवेग में परिवर्तन, कि संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो हम इस वाले बाद वाले संवेग में से पहले वाले संवेग को माइनस कर सकते हैं। यानी कि अगर हम निकालना चाहते हैं इस संवेग में परिवर्तन की दर, तो परिवर्तन की दर, जो दर वर्ड कहीं पर भी आता है, दर का मतलब क्या होता है, टाइम के चेंज होने के अकॉर्डिंग, यानी समय के अनुसार जो संवेग में परिवर्तन हुआ। देखो तो फिर हम बाद वाले संवेग में से पहले वाला संवेग हम माइनस कर सकते हैं, यानी p2 माइनस p1। ठीक है, दर का मतलब समय, समय के साथ जो परिवर्तन आए।
तो हमारे जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इतना हो चुका हमारा, किसी वस्तु के संवेग के बारे में पढ़ लिया क्या, उसमें परिवर्तन और उसकी दर, संवेग में परिवर्तन की दर हमारी होगी P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय T होगी। उस वस्तु पर लगने वाले असंतुलित, क्योंकि हमने उस वस्तु के ऊपर कुछ बल लगाया, और बल लगाया है, असंतुलित नाम क्यों दिया है, क्योंकि बल, जब भी कोई वस्तु मूव करती है, जब भी हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या खींचते हैं, तो वो उसकी जो मोमेंट है वो तभी पॉसिबल है जब उस वस्तु के ऊपर असंतुलित बल लगाए। ठीक है, जैसे इस बोर्ड के ऊपर मैं बल लगा रही हूँ, ये नहीं हिल रहा, तो ये क्या है, संतुलित बल। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे कि जो वस्तु में संवेग में परिवर्तन की जो दर है वो किसके समानुपाती होगी, जो हम उस वस्तु के ऊपर बल लगाएंगे, असंतुलित बल लगाएंगे, उसके समानुपाती होगी। ठीक है, तो अब हम इनकी जो वैल्यूज है, P2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से रख देते हैं m इंटू वी, और इसी तरह से P1 की वैल्यू रख के देखते हैं। तो P2 की वैल्यू थी बच्चों mv और P1 की वैल्यू थी mu डिवाइडेड बाय t। ये किस पे डिपेंड करता है, ये ऊपर वाली हमने नोट कर। अब हमें पता है कि जो मास है, द्रव्यमान जो है वस्तु का, वो कांस्टेंट है, फिक्स है, तो उसको हम लिख सकते हैं m से कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाय t लिख देंगे, f आगे हमारा। और हम पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं त्वरण की परिभाषा को, कि जो त्वरण है उसको हम a से लिखते हैं, और त्वरण को हम बता सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते थे। ये जो वेग में परिवर्तन हुआ कि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को हमने माइनस कर दिया, समय के साथ इसको देखा, इसको स्टडी की, तो उसको हम बोलते हैं त्वरण। तो अब इस वैल्यू, इस a की वैल्यू को हम यहां रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, ma। ठीक है, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं f m गुणा a, यानी कि हमारा एक जो न्यूटन का जो गति का नियम है उसके इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स में मिलेंगे कि जो बल है वो समानुपाती हो गए m गुणा a के। लेकिन जब हम सवाल करेंगे तो हम इस समानुपाती का निशान हटा देते हैं, और इस निशान को हटा के जब हम इक्वल का निशान लगाना चाहते हैं तो हम एक कांस्टेंट वर्ड यूज कर लेते हैं, और उसको हम बोल देते हैं k। जैसे पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है ना, जैसे 22/7 होती है, 3.14 होती है, उसी तरह से इस k की वैल्यू फिक्स होगी। हम सिंपल इसको f बराबर जो न्यूमेरिकल्स करते हैं उसके लिए सिंपल ले सकते हैं m गुणा a। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, फोर्स की क्या यूनिट्स होती हैं, इसका मात्रक क्या होता है। तो हमें पता है जो द्रव्यमान है उसको हम लिखते हैं किलोग्राम, 1 किलोग्राम मान लो हमने मान लिया। और जो a है, एक्सीलरेशन है, त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका मात्रक ये होता है। तो हम जो फोर्स है उसका मात्रक, किसी भी चीज का जब मात्रक निकालना हो तो इसमें ऐसे याद रखने की, जैसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हम उसकी डेफिनेशन से ही उसका मात्रक निकाल सकते हैं बच्चों। तो इसका मात्रक हमारे पास आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये फोर्स का यानी कि बल का मात्रक है। और शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, इस पूरे मात्रक की जगह पे बच्चों हम 1 न्यूटन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जो वैज्ञानिक थे उनके नाम से। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूटन की गति का दूसरा नियम। और इसके अकॉर्डिंग हमने मोटे तौर पे क्या सीखा कि किसी भी वस्तु में जो, अब देखो अब समझ में आ गया होगा कि जो संवेग में परिवर्तन की दर है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो उस पे जो बल लगाएंगे हम, असंतुलित जो बल लगाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और लास्ट में ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स के लिए जो हमारा फॉर्मूला है, ये एक तो ये ध्यान रखना है कि F = ma होता है, और इसके अलावा F का जो मात्रक है वो याद रखना।